नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपीएससी के रिगार्डिंग हम फिलोसॉफी सिलेबस देख रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, वो सब कुछ हमने देखा। चार वार्ग दर्शन हमने देखा। आज मैं आपको चार वार्ग दर्शन के कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखा देता हूँ। और एक 2019 का पेपर था जिसमें एक लॉजिक का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने दे दिया था। हालांकि इसमें आश्चर्य या मैं कहूँ एक अलग तरह का एक अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि लॉजिक्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली लॉजिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉजिक्स के क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये दबे शब्दों में यूपीएससी ने आपको एक धमकी दे दी थी कि कल को कुछ भी हो सकता है। सर्टेनिटी जिसको आप कहते हैं, निश्चितता जिसको आप कहते हैं, ऐसा नहीं होगा यूपीएससी के साथ। और ये लंबा ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी में कोई निश्चितता नहीं है, कोई सुनिश्चितता नहीं है। तो वो 2019 का पेपर भी हम देखेंगे। इसके अलावा भी हम 2 3 4 5 पेपर देखेंगे कि आखिर चारवाक दर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं कह रहा हूं उसी तरीके से आते हैं या फिर कोई और तरीका है, कैसे उन्हें सॉल्व करें, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या मैकेनिज्म है। सिलेबस आपने देख लिया होगा, क्लास आपने ले ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं। चारवाक दर्शन में अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बेसिक प्रिंसिपल याद रख लीजिए कि वो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, या फिर मैं कहूं कि जो प्रत्यक्ष है उसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वतः प्रमाणित है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, वो सेल्फ प्रूवन है। यहां प्रत्यक्ष का मतलब केवल विजिबिलिटी से नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस के साथ लिया जाता है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो नाक से सूंघ सकता हूं, जो मैं जबान से टेस्ट कर सकता हूं, जो मैं कानों से सुन सकता हूं, जो मैं मेरी स्किन से टच कर सकता हूं, ये जो नॉलेज होती है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ प्रूवन होती है, दैट्स इट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कहानी का दूसरा पहलू भी है कि जो भी ऑब्जेक्ट इन 5 के अलावा है वो फॉल्स है, वो गलत है। ये एक एक्सट्रीम लेवल पर थ्योरी ले गए, और फिलॉसफी में एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स को एंट्री नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी में जब भी कोई फिलॉसफर एक्सट्रीम पहुंच गया वो खत्म हो गया। जब चार बार कहते हैं कि ओनली प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, केवल और केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष के अलावा प्रमाण हो ही नहीं सकता, ये उनकी गलती थी। यहां पर वो फंस गए। लेकिन आप इसको इस तरीके से याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, पहला प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूं, जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिसको मैं हियरिंग कर सकता हूं, जिसको सुन सकता हूं, वही केवल प्रूवन है। इसके अलावा कुछ भी प्रूवन नहीं है। कुछ भी मतलब ना ही तो स्वर्ग, ना ही नर्क, ना ही ईश्वर, कुछ भी नहीं। कुछ भी क्यों? क्योंकि मेरे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा इसको नहीं जाना जा रहा, तो वो सब चीजें फर्जी है, सब चीजें मेरे रेंज से बाहर है, मैं उन्हें नहीं जान सकता। ये उनकी थ्योरी। सेकंड, चूंकि वो कंप्लीटली एक ऐसी थ्योरी है जो केवल आपके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड है, तो उनका टारगेट भी यही है कि ऑर्गन्स को ही सेटिस्फाई किया जाए, ऑर्गन्स को ही उनका फूड दिया जाए, उनको ही हम कहीं ना कहीं उनका पेट भरते रहे। अगर मैं उनके एथिक्स की बात करता हूं तो हेडोनिज्म में आ जाते हैं कि सुखवाद, केवल सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हम उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। गलत नहीं थी थ्योरी सही थी। हमने ईश्वर का स्वरूप भी सत्य, चित्त और आनंद माना है, जहां पर आनंद शब्द कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेडोनिज्म की तरफ लेकर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें आनंद तो चाहिए, सुख तो हमें चाहिए। आप अगर संन्यास लेते हैं तो संन्यास भी आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको एक्सट्रीम प्लेजर चाहिए। आपको आनंद अब वो चाहिए जो अमिट हो, जो खत्म नहीं हो सकता हो, जो समाप्त ना हो, जो लाइफ टाइम रहे। बाकी जितने भी शौक हैं, बाकी जितने भी मजे हैं, बाकी जितने भी आनंद हैं, वो टेम्परेरी है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं है। तो ये उनका एथिक्स था, सुखवाद, कि केवल खुद के सुख पर ध्यान दीजिए, दुनिया के सुख पर ध्यान मत दीजिए। दुनिया अपने आप मैनेज कर लेगी, आप उनकी टेंशन मत लो। दुनिया ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, आप खुद पर ध्यान दो। क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है, और आप केवल खुद पर ही कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया पर नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति सोचता है मैं दुनिया बदल दूंगा, वो कहीं ना कहीं मूर्ख है। हाँ, खुद को बदलो, बात खत्म। ना हम पुनर्जन्म मानेंगे, रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, ना हम सोल मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता।
तो ये पूरी 4 बार फिलॉसफी है, ज्यादा इसमें कोई मैं कहूँ कि जितना डीप में जाएंगे कंक्लूजन एक ही निकलेगा कि ये आपको सेंट्रलाइज्ड होने की बात करता है, खुद के अंदर केंद्रित हो जाओ, खुद को ऊपर केंद्रित हो जाओ, दुनिया को छोड़ो, दुनिया कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कि आखिर क्वेश्चंस इसके आते किस तरह से। देखिएगा, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ढंग से देख लीजिए। यूपीएससी का पेपर है, कोई मैंने नहीं बनाया ये पेपर, ठीक है, यूपीएससी का पेपर है। यूपीएससी 2019 का एक क्वेश्चन पेपर था, फिलॉसफी पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट जिसको आप कह सकते हैं। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर चारवाक दर्शन संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। कुछ एग्जाम पैटर्न आपको पता है, एग्जाम किस तरीके से आता है ये भी आपको पता है। कई बार बच्चों की क्वेरी रहती है, सर कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरीके से आता है, तो इसलिए आज मैंने ऑफिशियल पेपर ही खोल लिया। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना आवश्यक होता है पेपर के अंदर, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये नियम कहता है, सिस्टम भी यही कहता है, मैकेनिज्म भी यही होता है। 8 प्रश्न होते हैं आपके पेपर के अंदर, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसका मतलब हो गया 4+4। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। प्रश्न संख्या 1 और 5 मतलब इस सेक्शन का पहला प्रश्न और इस सेक्शन का पहला प्रश्न करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न, मतलब एक और प्रश्न इसमें से ले लीजिए और फिर एक और प्रश्न इसमें से ले लीजिए, कितने हो गए 4। उसके बाद एक प्रश्न आपकी फ्रीडम होती है, भले तो आप इस सेक्शन से कीजिए, भले ही आप इस सेक्शन से कीजिए। समझ गए मेरी बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां भी करते हैं, प्रश्नों के उत्तर की गणना क्रमानुसार ही की जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि पहले 8वां प्रश्न कर देंगे, फिर 7वां प्रश्न करेंगे, फिर 6ठा प्रश्न करेंगे, फिर 5वां करेंगे। उत्तर की गणना क्रम अनुसार ही की जाएगी भैया। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके नंबर कम आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। मैं पूछता हूं कि भैया क्या 5 प्रश्न करके आए? कि नहीं गुरुजी 2 प्रश्न छूट गए या मैंने किए नहीं, मैं केवल 3 करके आया। भाई 2 क्यों नहीं किया? सर पूरे नहीं आते थे। अरे तो पूरे नहीं आते थे लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े। अधूरे या आंशिक रूप से किए गए प्रश्नों को भी मान्यता दी जाएगी, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए एक 15 नंबर का प्रश्न है, आपको पूरा नहीं आता है, आप उसको 1/3 या 1/4 ही करके आए हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि उसमें 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएं? 0 से तो अच्छे ही हैं। एक एक नंबर की लड़ाई है और आप बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लेकिन ऐसा करते हैं। तो ये आपका है इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसमें से पार्ट फर्स्ट जो होता है वो वेस्टर्न फिलॉसफी का होता है, पार्ट 2 इंडियन होता है। ये जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी देखेंगे तब हम खंड ए को देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी देख लेते हैं, वेस्टर्न को अभी हम नहीं देख रहे हैं। इंडियन फिलॉसफी का सेक्शन शुरू करते हैं हम। दिस इज सेक्शन बी। ये यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी शुरू हो जाता है। तो ये प्रश्न करना मैंडेटरी होता है और ये हमेशा मल्टीपल क्वेश्चन आता है, ये मतलब मल्टीपल ही आता है, यहाँ पर एक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैं कहता हूं इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये, और यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स अपने कवर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह का बोनस होता है। इसी में हम देख लेते हैं चारवाक का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कि जब चारवाक ये मानते हैं कि अनुमान ज्ञान का सोर्स नहीं है तब क्या वो सही हैं? Are the Charvak consistent when they hold that inference is not a source of knowledge? क्या वो ऐसा सही में वो ऐसा कह रहे हैं, वो प्रूवन है? क्या वो इसको साबित भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो अपने थ्योरी के साथ एक लॉजिक दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? बैलेंसिंग आंसर आपको इसमें लिखना है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि चारवाक ऐसी फिलॉसफी है जिसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर आपके पास नहीं है, बहुत सारा लिटरेचर आपके पास नहीं है। तब आप क्या करेंगे? चारवाक मानते हैं कि अनुमान ज्ञान का एक सोर्स नहीं है। अब यहां पर एक और गलती करते हैं बच्चे, शुरुआत का एक पैराग्राफ, कंप्लीट 1 पैराग्राफ, ऑलमोस्ट 6 लाइंस का पैराग्राफ, वो चारवाक की थ्योरी समझाने में निकाल देते हैं। अरे भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ओनली 100 वर्ड्स के आसपास आपको इसको लिखना होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात?
इसमें आप थ्योरीज मत लिख दीजिए, आप एक लाइन में कह सकते हैं कि चारवाक की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन परसेप्शन है, प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित है। ये हो गई फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में आप बता दीजिए कि चारवाक में इसके अलावा अनुमान, शब्द प्रमाण, उपमान, जिसको आप कहते हैं कि इनफ्रेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, कंपैरिजन, इन सभी को इग्नोर कर दिया क्योंकि इनसे हमें एक प्रूवन नॉलेज नहीं हो पाती है। अब ये संगत है या नहीं है, तो दोनों एंगल्स लिख दीजिए, हाँ और ना। एक तरीका ये हो सकता है इसका, आप पहले बता दीजिए कि कैसे संगत है और कैसे क्रिटिसिज्म कर दीजिए। दिस इज अ परफेक्ट और कंप्लीट आंसर। संगत कैसे है? क्योंकि अनुमान के द्वारा हमें हर बार सही ज्ञान हो आवश्यक नहीं है। अनुमान में हमें पक्ष तो हेतु तो दिखाई देता है लेकिन साध्य नहीं दिखाई देता जिसको हमें टारगेटेड करना है। अनुमान में कई बार हम केवल और केवल कल्पनाओं पर काम करते हैं क्योंकि वहां पर प्रत्यक्षीकरण तो है ही नहीं, परसेप्शन तो है ही नहीं। अब इसका क्रिटिसिज्म देखिएगा आप, नॉलेज हमेशा डायरेक्ट नहीं हो सकती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, नए ऑब्जेक्ट का परसेप्शन भी करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस के साथ ही नॉलेज कर सकते हैं। तो अनुमान जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए परसेप्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फ्रेंस है। न्याय दार्शनिक कहते हैं कि जब चारवाक दर्शन कहता है कि अनुमान का खंडन होना चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं स्वयं एक अनुमान ही कर रहा है। आप कहते हैं कि मैं स्वर्ग नहीं मानता, मैं नरक नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, क्योंकि दिखते नहीं है। दिस इज ऑल्सो इन्फ्रेंस। अगर है ही नहीं तो आपको इसको बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप कहते हैं मैं सिर्फ ये मानता हूं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता भैया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों थ्योरी आप लिखते हैं और आपका आंसर खत्म हो जाता है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, बहुत सारी रामायण नहीं लिखनी, आपका काम हो गया। अब वो संगत है या नहीं, आपने दोनों एंगल्स लिख दिए कि साहब ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। अब आप देख लीजिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कीजिए कि हाँ कुछ एंगल तक देखते हैं तो चारवाक अपने टॉपिक पर संगत तो है, क्योंकि अनुमान से 100% नॉलेज तो नहीं हो पाती है। लेकिन देखा जाए तो चारवाक यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके थे। एक्सट्रीम सोच रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनुमान के द्वारा नॉलेज ही नहीं होती है। ये गलत है, नॉलेज तो होती है। दैट्स इट, बैलेंस आंसर। आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसने एक हिस्ट्री बना दी थी उस वक्त 19 के अंदर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था इससे पहले कभी भी। ये अपने आप का एक ऐतिहासिक प्रश्न था। चारवाक के अनुसार एक युक्ति दी गई है, उसके अंदर एक कोई दोष बताना है आपको कि भैया इसके अंदर किस तरह का एक, जिसको मैं कहूं कि एक गलत अवधारणा है, गलत धारणा है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात भी एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी मरणशील है। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई? बच्चे कह रहे हैं अब इसमें करें क्या, क्या करें? ये लॉजिक्स है, लॉजिक्स कंप्लीटली, या मैं कहूं मैक्सिमम बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस होते हैं, अनुमान पर आधारित होते हैं। अब आप समझ जाइए इसका आंसर क्या होगा। इन्फ्रेंस ऑलमोस्ट अनुमान पर आधारित होते हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह अनुमान लगाया मैंने। सुकरात भी एक मनुष्य है, यह बात सही है, इसलिए सुकरात मर जाएगा। ये एक तरह का इन्फ्रेंस है। अब अनुमान का खंडन चारवाक कैसे करता है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। बहुत सिंपल आंसर था इसका, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। और देखते हैं आगे, इसमें और भी चारवाक के कोई प्रश्न थे या नहीं थे। केवल 2 ही प्रश्न थे 2019 में चारवाक के, एक इजी था, एक थोड़ा टफ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कोई प्रश्न यहां है नहीं। एक और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि चारवाक के बारे में और क्या क्या पूछता है यूपीएससी। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए, लेटेस्ट इसको हम कह सकते हैं। हालांकि इसके अंदर मैं कहूं तो फिलॉसफी के अंदर चारवाक का क्वेश्चन नहीं था। चारवाक यहाँ एब्सेंट हो गए, चारवाक नाराज हो गए यूपीएससी से कि हम नहीं आएंगे भैया। बट ओवरऑल देखें तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, उसका रीजन बता देता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपको और ज्यादा डीप में लेकर जाएगा। यहां पर अब आपको बहुत सारी नॉलेज आउट ऑफ बुक्स पकड़नी पड़ेगी। यहां पर बहुत सारी नॉलेज उपनिषदों के अंदर आपको खींच के लेकर जा रही है। वैदिक और उपनिषदिक नॉलेज अब देखिए यूपीएससी धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। वैदिक और उपनिषदिक नॉलेज अब यूपीएससी उसको बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना।
कुछ क्वेश्चन क्या 4 मार्क तो इसमें एब्सेंट है, लेकिन मेरा जो मोटिव है मैं बताता हूं आपको। जैन दर्शन का सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता था। इस बार इन्होंने क्या कहा कि सभी मानवीय ज्ञान अनुभव के ऊपर ही आधारित है और इस कारण से वो सापेक्ष है। यहां से आप सप्तभंगी न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा कर दीजिए। अब कहीं ना कहीं आपका आंसर इसी के सराउंडिंग रहना चाहिए, बांध दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर यदि पुरुष और प्रकृति दो पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ताएं हैं तो इन दोनों के बीच कोई भी संबंध संभव नहीं है। एक और स्टेटमेंट दे दिया और इसके आलोक में शंकर की सांख्य द्वैतवाद की आलोचना का विवरण कर दीजिए। फिर से एक टारगेटेड आंसर आपको लिखना है। थर्ड, तत्वमसी की व्याख्या पूछ ली आपसे। फोर्थ, फिर से एक स्टेटमेंट, अभाव भाव का प्रतियोगी होता है और निरपेक्ष अभाव असंभव है। फिर से कथन दे दिया गया। फिर आप आगे आइए, पांचवें क्वेश्चन के अंदर अरविंदो के दर्शन के अंदर सिंपल पूछा गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर आप आइए, फिर से शंकर आ गए। शंकर की ब्रह्म और ईश्वर संबंधी अवधारणाओं की रामानुज के द्वारा की गई आलोचना बता दीजिए। फिर मीमांसक आ गए आपके। फिर वापस से न्यायिक दर्शन आ गया, लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष, नॉर्मल क्वेश्चन है, आता है, रिपीटेटिंग है। फिर वापस से न्याय दर्शन का एक और क्वेश्चन आ गया। फिर से अद्वैत वेदांती आ गए, मोक्ष की बात कर रहे हैं शंकर। फिर योग दर्शन आ गया, चित्त और चित्तवृत्तियों की बात पूछ रहा है। फिर प्रत्यक्ष समुत्पाद बुद्ध दर्शन का आ गया, लेकिन यह स्टेटमेंट है, प्रत्यक्ष समुत्पाद को न जानना दुख है जबकि उसका ज्ञान दुख का अंत है। वापस से न्याय दर्शन आ गया 8th क्वेश्चन के अंदर। फिर वापस से 9th क्वेश्चन को आप देखेंगे तो फिर से न्याय और मीमांसा आ गया। तो अगर आप न्याय क्वेश्चन देखते हैं तो 8 कंप्लीट क्वेश्चन न्याय का हो गया, लगभग 30 नंबर्स। ऊपर आइए, फिर से एक और दो 35 नंबर्स, तो 30 प्लस 35। ऊपर आइए, 30 और 35 हो चुके हैं न्याय दर्शन के, ध्यान रखना। ठीक है, इतने ही है। मीन्स 65 नंबर के क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली न्याय दर्शन के थे। अब आप वेदांत दर्शन देखिए कितना है पूरे सेक्शन के अंदर। फर्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, फिर से वेदांत आ गया 10 नंबर, 20 एंड 20, 40 एंड 15, 55, 55 के वेदांत दर्शन मीन 65 प्लस 55, लगभग अगर आप देखेंगे तो 120 नंबर के केवल और केवल 2 चैप्टर्स आपके आ गए। रेस्ट ऑफ चैप्टर्स आप बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप जैन दर्शन देखेंगे तो 1 प्रश्न है, बौद्ध दर्शन देखेंगे 1 प्रश्न है, सांख्य से अगर आप देखेंगे 1 प्रश्न है, मीमांसा का देखेंगे 2 प्रश्न है। भैया ये ट्रेंड आगे तक चलेगा। वेदांत आपके लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। 2024 की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें वापस से आप वेदांत को पकड़ लीजिए, वापस से आप सांख्य दर्शन को पकड़ लीजिए, वापस से आप योग दर्शन को पकड़ लीजिए। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोई इवेंट होता है जैनिज्म या बौद्धिज्म का तो जैन और बुद्ध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट अभी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1 से 2 प्रश्न आना मैंडेटरी है, ये फिक्स है, प्रश्न तो आएंगे, लेकिन वेदांत, सांख्य और योग ये आपके लिए हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं। चलिए एक और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 2021 का पेपर हम एक बार देख लेते हैं। 2021 में क्या विशेष था ताकि हमें मालूम पड़ जाए। हमने 19 का देखा, एक थोड़ा सा ज़्यादा पुराना नहीं, बट एक ठीक ठाक टाइम के अंदर। फिर हमने लेटेस्ट देखा, अब एक हम थोड़ा मिड वाला देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। 19 में 4 बार का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, 2 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट 25 नंबर्स के। लेटेस्ट में देखता हूँ लगभग 4 साल बाद तो कुछ भी नहीं था। एक बार बीच में देख लेते हैं हम 21 में। देखिएगा, पहला प्रश्न वही न्याय वैशेषिक, सेकंड प्रश्न अगेन न्याय, थर्ड प्रश्न वैशेषिक, फोर्थ प्रश्न बौद्धिस्ट, 5th क्वेश्चन 4 बार। 4 बार की ज्ञान मीमांसा को उनके द्वारा इंद्रियातीत वस्तुओं की अस्वीकृति से संबंध के विषय में टिप्पणी कीजिए।
कमेंट ऑफ द बियरिंग ऑफ चारवाक एपिस्टेमोलॉजी ऑन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसकेंडेंटल एंटिटीज बाय देम। सिंपल अगर सिंगल लैंग्वेज बताता हूं तो भैया जो चीज इंद्रियों के द्वारा नहीं टच की जा सकती, महसूस की जा सकती, उनका ज्ञान कहीं ना कहीं संदिग्ध है, डाउटफुल है, उसको आप प्रूवन नहीं मान सकते। इसके ऊपर ही आपको पूरी कहानी लिखनी है। आगे देखिए योग दर्शन के बारे में पूछा गया, उसके बाद हम वापस से देखें तो सांख्य और के बारे में पूछा गया, फिर वापस से मीमांसा दर्शन आ गया, फिर से ख्यातिवाद आ गया आपका, उसके बाद हम देखें फिर से बौद्धिस्ट आ गए, उसके बाद जैनिज्म आ गया, फिर अरविंदो आ गए, फिर रामानुज का मत आ गया, फिर माधवाचार्य का मत आ गया। एक मिला जुला क्वेश्चन पेपर था, कोई भी सेक्शन का वेटेज मैक्सिमम या मिनिमम नहीं था, लगभग सारे पहलू इन्होंने छुए। चारवाक आया, जैन आया, बुद्ध आया, सांख्य आया, योग आया, मीमांसा आया, वैशेषिक आया, न्याय आया, वेदांत आया, वेदांत के अंदर सारे सेक्शन आया, और अरविंदो आया। इसे कहीं ना कहीं टफेस्ट क्वेश्चन पेपर कहा जाता है, क्योंकि मिक्सिंग में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो इसका मतलब आपको सारी नॉलेज होनी जरूरी होती है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आते हैं। यहाँ चारवाक का एक ही प्रश्न था। कुल मिला के हम ओवरव्यू या कंक्लूजन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो कंक्लूजन क्या है देखिएगा। कंक्लूजन है कि चारवाक दर्शन के बहुत सारे प्रश्न नहीं आते हैं। चारवाक से आप ये मत समझिएगा कि बहुत सारे प्रश्न आएंगे, 10, 15, 20, 50 ऐसे नहीं आएंगे। चारवाक से क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं, चारवाक से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ थ्योरीज, कुछ कीवर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास कुछ वन लाइनर्स या कुछ की पॉइंट्स नोट्स बने हुए हैं, आप वो ले लीजिए, उसको रीड आउट कीजिए। तो एक रिफ्रेशमेंट जिसको आप कहते हैं कि हाँ मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा, फिर से याद कर लूंगा, एक बार रिवाइव कर लूंगा, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। बाकी अगली क्लास में हम जैन दर्शन को पढ़ेंगे और जैन दर्शन के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।